हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है या पार्टनर्स अपनी रेशो को चेंज करना चाहते हैं, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तो इन कंडीशन में आकर पार्टनर्स अपनी एसेट लायबिलिटी को फिर से रीवैल्यूड करते हैं, रिवाइज्ड करते हैं। अब एडमिशन के अंदर रिवॉल्यूशन अकाउंट इन एसेट लायबिलिटी का रिवॉल्यूशन क्यों किया जाता है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे सी के आने से पहले ए बी है। अब ए बी ने 20 साल पहले कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, बिल्डिंग खरीदी थी 5 लाख रुपए की। आज 20 साल बाद सी एडमिट हो रहा है और जो बिल्डिंग उस टाइम 5 की थी वो बिल्डिंग की वैल्यू हो चुकी है आजकल 50 लाख रुपए। अगर सी के आने के बाद हम इस बिल्डिंग का रिवॉल्यूशन नहीं करते हैं तो आगे जाके जब बिल्डिंग सेल की जाएगी तो उसमें सी भी उसमें हिस्सा मांगेगा। कायदे से जो 20 साल में बिल्डिंग की वैल्यू 45 लाख तक इंक्रीज़ हो चुकी है, उसका बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? सिर्फ ए और बी को। तो इसलिए जैसे ही सी एडमिट होता है हम एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवॉल्यूशन करते हैं और इसका सारा बेनिफिट किसको मिलता है? ओल्ड पार्टनर्स को, और वो भी उनके ओल्ड रेशियो में। अब इसके लिए हम बनाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट जिसका नेचर होता है जस्ट लाइक ए नॉमिनल अकाउंट। इसको कई बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। इसके डेबिट में आएंगे लॉसेस, क्रेडिट में आएगा प्रॉफिट। अब यहाँ पे लॉस कब होगा? जब एसेट डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर आएगा टू सन्ड्री एसेट, जितने से एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। प्रॉफिट कब होगा? जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। एसेट बढ़ेगी तो यहाँ पर आएगा जितने से एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बाय सन्ड्री एसेट के नाम से। जो सी एसेट बढ़ रही है, फर्नीचर बढ़ रहा है तो बाय फर्नीचर अकाउंट, मशीन बढ़ रही है तो मशीन अकाउंट, बिल्डिंग में इंक्रीमेंट हो रही है तो बिल्डिंग अकाउंट, मशीन की वैल्यू कम हो रही है तो मशीन अकाउंट। सेम कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारा लॉस है, क्योंकि हमें लायबिलिटी की वैल्यू को, लायबिलिटी के अमाउंट को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सेम ऐसे कोई लायबिलिटी कम हो रही है या किसी क्रेडिटर्स को अब हमें पेड नहीं करना तो हमारा प्रॉफिट है, तो जितने से क्रेडिटर कम हो रहे हैं उतनी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। सेम कभी कभी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी उसको हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कि पुराना इन्वेस्टमेंट है जो हमने पहले खरीदा हुआ था, लेकिन एडमिशन के टाइम जब उसको फिर से रिवैल्यूड किया गया तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख रुपए निकली है, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। सेम ऐसे कोई अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी है जो रिकॉर्ड नहीं था, अब उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। सेम रिवॉल्यूशन के टाइम कुछ एक्सपेंसेस होते हैं टू कैश अकाउंट के नाम से। अब इसके अंदर अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो निकल गया है गेन। उस गेन को हमें ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बट इफ कैपिटल आर फिक्स तो वो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर, ए बी के अंदर, वो भी उनके ओल्ड रेशियो में। सेम डेबिट साइड बढ़ी है तो लॉस आएगा, और ये लॉस भी ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। यानी अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट में। वो भी कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में। तो ये था रिवॉल्यूशन अकाउंट, जिसके डेबिट में आते हैं लॉसेस, क्रेडिट में आएगा प्रॉफिट। तो लॉस कब होगा? जब एसेट कम होगी, लायबिलिटी बढ़ेगी। प्रॉफिट कब होगा? इन शॉर्ट जब एसेट्स बढ़ेगी और लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। क्लियर? अब इसकी जनरल समझते हैं। चलिए, पहले एंट्री हम इंक्रीज इन वैल्यू एसेट। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। अब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। एसेट का नेचर क्या होता है कि एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट और कम होती है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे एसेट बढ़ रही है, इधर से एसेट बढ़ेगी, इधर से ये हमारा क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा? रिवॉल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई रिवॉल्यूशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। डेबिट में लॉस, क्रेडिट में गेन। क्योंकि गेन कहाँ जाएगा? रिवॉल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। सन्ड्री मतलब फर्नीचर बढ़ रहा है, मशीन बढ़ रही है, बिल्डिंग बढ़ रही है, उसके नाम से। अब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट कम होगी तो ये हमारा क्या है? लॉस। लॉस कहाँ पर जाएगा? रिवॉल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में, फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंडली, एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट, क्योंकि एसेट बढ़ती है तो डेबिट और एसेट कम होती है तो क्रेडिट। तो इसकी एंट्री बनेगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। नेक्स्ट, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, ये हमारा क्या? लॉस। लॉस कहाँ पर जाएगा? रिवॉल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में। एक्सपेंसिव लॉस बढ़ते हैं डेबिट, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में। और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट।
लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, एंट्री क्या बनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री सेम, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, तो यहाँ पे लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, और इनकम और गेन बढ़ेगा तो रिवेन्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो इसकी एंट्री बन गई लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी कोई भी हो सकती है, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बात करते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट, यानी कोई अनरिकॉर्ड एसेट हमको मिल गई है जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ पर जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या बनेगी, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट। जिस एसेट का, जो भी एसेट का नाम होगा, इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्रिएट हो गई, उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ेगी तो ये हमारा क्या, लॉस। और ये लॉस कहाँ पर जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो इसकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्ड लायबिलिटी। जो भी लायबिलिटी का नाम हुआ, क्रेडिटर्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सप्लायर है, हमने उसे गुड्स परचेज किया, बट गुड्स परचेज करने के हमने गुड्स हमारे पास आ गया, बट हमने उस टाइम एंट्री नहीं करी थी। अब जब दोबारा हमने अकाउंट, एडमिशन के टाइम अकाउंट को दोबारा से चेक किया तो पता चला कि वो क्रेडिटर्स को 2000 रुपये हमें देने हैं, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ से क्रेडिटर में नहीं बढ़ गए और यहाँ से एक्सपेंसिव लॉस। तो इसके एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में या तो गेन आएगा या लॉस आएगा। गेन आएगा तो वो भी ओल्ड पार्टनर से बटेगा, लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में से काटेंगे। तो गेन बांटने की एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, दिस इज ट्रांसफर एंट्री। तो ये जब ये गेन हम पार्टनर्स को देंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। हाँ, याद रहे, अगर कैपिटल और फिक्स तब ये रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में। तब इस केस में एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट और टू बीस करंट अकाउंट, और वो भी कौन से रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। लॉस की एंट्री इसकी रिवर्स, जब लॉस हम पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट। तो इस केस में एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स है तो एज करंट अकाउंट डेबिट, बीस करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कोई भी गेन लॉस है, याद है रिवैल्यूएशन में कोई भी गेन लॉस आएगा तो हमेशा इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, और वो भी कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्लियर। चलिए अब मुझे एक तो एग्जांपल लेते हैं एंट्रीज के, कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री लेके चलते हैं। करेक्ट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 50,000 की, आर टू बी अकाउंटेड, उसको बुक्स में दिखाना है। अब अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट यानी हमारी एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, पहला इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और ये हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्योंकि बताया था मैंने, रिवैल्यूएशन का नेचर क्या, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट में एक्सपेंसिव लॉस, क्रेडिट में इनकम। तो गेन कहाँ पर जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो इसकी कंप्लीट एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 50,000। नेक्स्ट एंट्री है क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 नॉट पेएबल वर टू बी रिटर्न बैक। क्रेडिटर को 6,000 अब हमें पे नहीं करने, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और लायबिलिटी को पे नहीं करना तो लायबिलिटी मेरी कम हो रही है, और लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000। नेक्स्ट एंट्री है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000, बुक वैल्यू 30,000। तो फर्नीचर था 30,000 का, अब 40,000 का हो गया, तो यहाँ पे फर्नीचर 10,000 से बढ़ गया। तो ये भी हमारा क्या, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, एसेट कौन सी बढ़ रही है, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो इसकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है स्टॉक इज और वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक 10% से हमने ज़्यादा दिखा रखा है, तो हम स्टॉक को कम करेंगे। स्टॉक कम होगा यानी एसेट वैल्यू कम होगी, तो ये हमारा क्या लॉस। लॉस कहाँ पर जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो इसके एंट्री की रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कैसे निकालेंगे ये, 2,20,000 का 10/110 करके 2,000 आ गया। नेक्स्ट एंट्री में स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, स्टॉक को कम दिखा रखा 10% से, तो यहाँ पे स्टॉक को बढ़ाएंगे। ये हमारा क्या प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो इसकी एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये 10% से कम दिखाने के बाद की वैल्यू है, तो इस केस में इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, 10/90, जितने से कम लिखा हुआ है 10/90, 5% से कम है तो 5/95, ये आ गया 2000। नेक्स्ट एंट्री है कि मशीन टेकन बाय ए ले गया पार्टनर, कितने में, 80,000 में, और उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 60,000। अब मशीन ए ले रहा है, तो फर्म इसके पैसे एक ही कैपिटल में से काटेगी, एक ही कैपिटल कम होगी तो डेबिट। तो इसकी एंट्री होगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर आएगा 80,000। मशीन हमारे पास से एसेट जा रही है 60,000 की और प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का। तो यहाँ पे एक ही कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगी डेबिट, एसेट कम होगी, एसेट कम होगी तो क्रेडिट, और गेन प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट एंट्री, फिर हम बात करते हैं एक्सपेंसिव रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट एंट्री है एक्सपेंसिव रिवैल्यूएशन ऑफ 5,000 पेड बाय ए। तो ये रिवैल्यूएशन का जो खर्चा है वो ए पे कर रहा है, तो फॉर्म के लिए क्या एक्सपेंसेस डेबिट होगा, और कहाँ पर जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। और फॉर्म इसके पैसे ए को देगी तो ए की कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। नेक्स्ट, तो इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000। नेक्स्ट एंट्री है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम बी इंक्रीज बाय 12,000। तो ये प्रोविज़न जो होता है ये हमारी लायबिलिटी होती है, तो यहाँ लायबिलिटी बढ़ेगी तो ये हमारा क्या, लॉस कहाँ पर जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, तो इसकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम। तो ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, तो इसकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम 12,000। नेक्स्ट एंट्री है प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स 10% वाज मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। यानी जो डेटर्स हमारे डूब सकते हैं, बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, हम उसके लिए प्रोविज़न बनाना है। प्रोविज़न को आपने लायबिलिटी ट्रीट करना है, लायबिलिटी होती है एक तरह से हमारी। तो डेटर्स कितने, 50,000 के, उसका 10% हमको 5,000 का प्रोविज़न बनाना है। तो यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ेगी तो ये हमारा लॉस कहाँ पर जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, तो इसकी एंट्री क्या बन गई, सेम ऊपर वाले की तरह, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 50,000 का 10% 5,000। क्लियर, तो ये हमने सीखा भी रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट आगे चेक करते हैं, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और डेफर्ड इवेंट एक्सपेंसेस। देखिए, जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस एडमिशन से पहले बैलेंस शीट के अंदर कुछ रिजर्व्स होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एसेट साइड में लॉसेस। देखिए ये रिजर्व किसी न किसी पर्पज़ के लिए बनते हैं। जैसे जनरल रिजर्व ये बनता है कि प्रॉफिट का हिस्सा हम बचाएंगे आगे बिजनेस को डेवलप करने के लिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, काम करते हुए किसी वर्कर को चोट लग सकती है तो उसके लिए हम बनाते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सिमिलरली एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, हमने इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखी है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आगे जाकर रिड्यूस होगी तो उस लॉस को फेस करने के लिए, उस लॉस को बियर करने के लिए हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ऐसी कंटीजेंसी रिजर्व जो किसी कंटीजेंट लायबिलिटी को बियर करने के लिए बनाया जाता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो हमने पार्टनर्स को बांटा नहीं, उसे बचा रखा है किसी पर्पस के लिए विदाउट एनी पर्पस। और ऐसी एसेट साइड में कुछ डेफर्ड लॉसेज होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है। अब जब किसी पार्टनर का एडमिशन हो गया तो ये जितने भी रिजर्व्स हैं, ये रिजर्व सारे हमको ओल्ड पार्टनर्स को बांटने होते हैं, क्योंकि रिजर्व कहाँ से बने, ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा में निकाला। ओल्ड ए और बी प्रॉफिट कमा रहे होंगे सालों से, उन सालों उतने ईयर लास्ट प्रीवियस ईयर से हमने उनके प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा के रखा आगे बिजनेस को डेवलप करने के लिए।
कि प्रॉफिट किसने कमाया, ए और बी ने कमाया, कि रिजर्व किसने बनाया, ए और बी ने। तो जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो जितने भी रिजर्व्स हैं वो सारे रिजर्व आपको ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड कैपिटल में, उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। कि जनरल रिजर्व और ये प्रॉफिट लॉस का बैलेंस लायबिलिटी साइड में होता है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो यहाँ लायबिलिटी कम हो रही है, ये लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, और ये हम ए और बी को देंगे तो ए बी की कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बनी, जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में, उनके ओल्ड रेशो में। और ये ए बी कौन है, ओल्ड पार्टनर्स। हाँ, अगर कैपिटल फिक्स है तो यहाँ पर आएगा तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। तो एक बात याद रहे, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होते हैं, ये क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी जनरल रिजर्व को हम खत्म कर रहे हैं तो इनको पार्टनर से बांट रहे हैं, तो लायबिलिटी कम होगी डेबिट, और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो डेबिट। ऐसी डेफर्ड इवेंट एक्सपेंसेस और लॉसेस जो बैलेंस शीट की एसेट में साइड में होते हैं, तो जैसे रिजर्व प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल में बांटेंगे तो ऐसे कोई लॉस है तो उनको उनकी कैपिटल में से काट लेंगे, क्योंकि वो लॉस सी बियर नहीं करेगा, ये ए और बी को बियर करने पड़ेंगे। तो इन लॉस को हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड में, और किसके, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, और वो भी ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कम होती है तो क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ से पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, और यहाँ से लॉस एसेट साइड में होते हैं बेटा, तो यहाँ से एसेट कम होगी। तो कैपिटल कम होगी डेबिट, और एसेट कम होगी तो क्रेडिट। तो ये एंट्री प्रॉफिट लॉसेस को पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करना। तो जो भी प्रॉफिट लॉस है याद रही किस में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, और वो भी ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट, अब हम करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैंने बताया था क्यों बनाते हैं, कि काम करते हुए किसी वर्कर को चोट लग सकती है तो उसको कंपनसेट देने के लिए हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं। इसके मैं कुछ केसेस कराया था ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला केस है, अगर जो हमने रिजर्व बनाया हुआ है उस रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी क्लेम उनको नहीं दे रखा, तो मैं करना क्या है, इस रिजर्व को हमें ए बी को पूरा उनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है, उनके ओल्ड रेशो में। तो इफ क्लेम अगेंस्ट WCR डज नॉट एग्जिस्ट, अगर क्लेम एग्जिस्ट नहीं है तो उस क्लेम को आपने पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो इसकी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। रिजर्व लाइक लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, ए बी को देंगे तो ए बी की कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, और उनके ओल्ड रेशो में। अब बात करते हैं कि अगर क्लेम देते, व्हेन क्लेम अगेंस्ट WCR एग्जिस्ट। पहले केस में अगर रिजर्व ज़्यादा है, क्लेम कम है, मान लीजिए WCR का रिजर्व ना रखा है हमने 50,000 का, और क्लेम है हमारा 30,000 का, तो हम ये 50,000 का रिजर्व, 30,000 का क्लेम लायबिलिटी बना के बाकी 20,000 पार्टनर्स में बांट देंगे उनके ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये लायबिलिटी बढ़ेगी हमारी, तो एक लायबिलिटी कम हो रही है, एक लायबिलिटी बढ़ रही है, और साथ साथ ए बी की कैपिटल बढ़ रही है, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो इसकी एंट्री बनेगी WCR डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो 50,000 में से 30,000 का क्लेम लायबिलिटी बनाई, बाकी 20,000 बांट दिए। अब ऐसा हो सकता है कि रिजर्व कम है और क्लेम ज़्यादा है, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा क्लेम है वो हम कहाँ से फेस करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। वो एक्स्ट्रा क्लेम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 और क्लेम आ गया 60,000 का, यानी हमको 60,000 रुपये पे करने हैं और रिजर्व पड़ा 50 है, तो 10,000 का जो एक्स्ट्रा लॉस है वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट या वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट। तो यहाँ से एक लायबिलिटी बढ़ रही है, कितने से, 60,000 से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये भी लायबिलिटी होता है, तो एक लायबिलिटी कम हो रही है, कितने से, 50,000 से। 10,000 का लॉस बढ़ रहा है, तो ये लॉस कहाँ पर जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। लॉस बढ़ेगा तो डेबिट,
उसके बाद आगे जाके रिवॉल्यूशन अकाउंट की डेबिट में जाएगा, फिर वहाँ से रिवॉल्यूशन अकाउंट से होता हुआ लॉस कहाँ जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो उस केस में आगे जाके एंट्री होगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट हम बंद करेंगे तो लॉस निकल कर आएगा 10,000 का, वो पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा और पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, तब एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। इन शॉर्ट ये लॉस जाएगा, बी आर ए और बी करेंगे, बट ये डायरेक्ट में जाकर रिवॉल्यूशन अकाउंट के थ्रू जाएगा। क्लियर। और दूसरी बात याद रहे, अगर कैपिटल आर फिक्स तो जहां जहां कैपिटल है वहां पे करंट आ जाएगा। तो इसके यहाँ पे एंट्री होगी, अगर कैपिटल फिक्स है तो वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। यहाँ पे एंट्री होगी वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपल्सन क्लेम अकाउंट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। और यहाँ पे WC एंट्री होगी, WCR रिवॉल्यूशन अकाउंट टू वर्कमैन कंपल्सन क्लेम या लायबिलिटी अकाउंट। ठीक, तो करंट अकाउंट में कैपिटल या करंट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में। मैंने भी बताया था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्यों बनता है, कि हमने कुछ पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आगे जाके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू कम हो सकती है बुक वैल्यू से। तो उस लॉस को बियर करने के लिए वी मेक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। पहले केस में अगर आपको बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम सेम है, या मार्केट वैल्यू को ध्यान में रखी तो मानेंगे कि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम सेम है, तो इस केस में हमको लॉस हुआ ही नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कब, सी के एडमिशन के टाइम, उस रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस केस में एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। हाँ, अगर कैपिटल फिक्स है तो जहां ए कैपिटल है वहां ए करंट अकाउंट आएगा, और जहां बी कैपिटल है वहां बी करंट अकाउंट आएगा। उसके बाद केस सेकंड के चलते हैं, ये केस फर्स्ट था। अगर मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 का है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 90,000 है और मार्केट वैल्यू होगी 70,000 की, तो एक तरह से देखा जाएगा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 से कम हो गई, यानी 20,000 का हमको लॉस हो गया। अब यहाँ पे IFR कितना है, 50,000 का, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है 20,000 से, तो 20,000 का लॉस इससे कवर करा। तो ये जो बाकी 30,000 बच गया, ये हम ओल्ड पार्टनर्स में इन ए और बी में उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आएगा 50,000, जितने का रिजर्व था। इन्वेस्टमेंट में आएगा जितने से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे बाकी रिजर्व जो ए बी को बांटेंगे। अब इसमें इफेक्ट क्या क्या लिए, यहाँ से एक लायबिलिटी कम हो रही है, यहाँ से एसेट कम हो रही है, एसेट कम होती है क्रेडिट, और यहाँ से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। एक लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, एसेट कम होगी तो क्रेडिट, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो इसको देखिए एंट्री बन गई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। हाँ, इफ कैपिटल आर फिक्स तो जहाँ ए कैपिटल है वहाँ करंट अकाउंट आ जाएगा, जब बी कैपिटल है वहाँ करंट अकाउंट आ जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। इफेक्ट वही है, करंट अकाउंट जस्ट लाइक लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट। अब समटाइम ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 90,000 है और मार्केट वैल्यू 30,000 की होगी। अब IFR 50,000 है और इन्वेस्टमेंट में जो डिक्रीजमेंट हो रही है, जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 60,000 का। तो ये जो 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस है ये कहाँ जाएगा, मेरा रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो इस केस में एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इफेक्ट क्या है, यहाँ से एक एसेट कम हो रही है, यहाँ से हमारी IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जस्ट लाइक ए लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, और यहाँ से लॉस बढ़ रहा है, लॉस बढ़ेगा, एक्सपेंसिव लॉस कहाँ पड़ेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में, या एक्सपेंसिव लॉस बढ़ते हैं तो डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000, रिवॉल्यूशन अकाउंट 10,000, इन्वेस्टमेंट कम हो गई 60,000 से। आगे जाके 10,000 का लॉस जो है ये पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली ये लॉस बियर पार्टनर ही करेंगे, कौन, ए और बी। अब ऐसे हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाए,
भाई बुक वैल्यू है 90,000 की और मार्केट में इन्वेस्टमेंट 1,20 की होगी, तब तो मैं लॉस हुआ ही नहीं। तब तो सारा का सारा IFR आपको ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तब इस केस में एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद ये जो लॉस है, ये जो गेन हो रहा है, मैं सॉरी इन्वेस्टमेंट जो बढ़ गई है, ये गेन कहाँ पर जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तब इस केस में एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी यहाँ से एसेट बढ़ेगी और यहाँ से गेन प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्रेडिट, और कौन से अकाउंट में? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट। और अगर कैपिटल आर फिक्स तब एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। तो ये एंट्री कब होगी? जब मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, बुक वैल्यू से बढ़ जाती है। तो इसमें लॉस नहीं हुआ, इसमें सारा रिजर्व हमको पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। चलिए, कभी कभी डिसाइड किया जाता है कि पार्टनर्स कहते हैं कि भाई जो हमने रिजर्व बनाए हुए ना, ये हमने किसी पर्पस के लिए बनाए हुए हैं। जैसे वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व बनाया हुआ है कि वर्कर को लॉस हो, कोई चोट लग जाए उसकी कंपल्सन देने के लिए। ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है। तो पार्टनर्स कहते हैं कि भाई हम रिजर्व खत्म नहीं करते, हम रिजर्व को ऐसे का ऐसी बुक्स में शो करेंगे। अब इस केस में पंगा क्या होगा कि सी तो सारा रिजर्व तो ईआरबी ने बनाया है और सी अभी भी आया है। कल को फर्म बंद हो जाती है तो सी तो रिजर्व में से हिस्सा मांग लेगा कि भाई मेरा मुझे भी हिस्सा दो, और 20 साल से कॉन्ट्रीब्यूट तो ईआरबी कर रहे हैं, सी तो अभी आया, हमने 3-4 साल ही कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा मान लीजिए, तो पूरे सी को तो पूरे 23 साल के रिजर्व में हिस्सा मांगेगा। तो ऐसी कंडीशन बचने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर पार्टनर जनरल रिजर्व को उनकी बुक्स वैल्यू में बिना इफेक्ट डाले दिखाना चाहते हैं सेम वैल्यू पे, तो इस केस में जो सी का रेशियो बढ़ गया, जितना सी को फ्यूचर में ज़्यादा रिजर्व मिलेगा, इस एक्यूमुलेटेड रिजर्व में जितना सी को एक्स्ट्रा गेन होगा, सी उतना उसका हिस्सा अभी अपने कैपिटल में से निकालकर ए और बी को दे देगा। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले स्टेप में, यानी इसका ये एंट्री क्या बोलेगा, इसमें जनरल रिजर्व एंड अदर शो इन द बुक्स विदाउट अफेक्टिंग देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू इज रिकॉर्ड। इन शॉर्ट जनरल रिजर्व एंड अदर शो इन द बुक्स एट सेम वैल्यू, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पहले स्टेप में आप जितने भी प्रॉफिट लॉस के बैलेंस को उठाएंगे, जनरल रिजर्व को उठाएंगे, कोई लॉस है एक्यूमुलेटेड लॉस प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, ये लॉस जो होता है ये डेबिट बैलेंस होता है जो हमारा एसेट साइड में होगा, और ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है जो लायबिलिटी साइड में होगा। तो इसमें इस लॉस को माइनस करेंगे, डेफर्ड यूनिट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आएगा ये टोटल अमाउंट आ जाएगा, नेट अमाउंट। फिर हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो में ए और बी को हो सकता है ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हो, सी को तो गेन हो गई होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि खाली सेक्रीफाइस ए कर रहा है, बी और सी को गेन हो गया। बट ज़्यादा केसेस में गेन सी को होगा और सेक्रीफाइस करेंगे ए और बी। तो इस केस में नेक्स्ट एंट्री में जो गेनिंग पार्टनर है वो हिस्सा निकाल के सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उतना हिस्सा दे देगा। तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कह सकते हैं कि सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। यानी जितना सी को फ्यूचर में ज़्यादा रिजर्व मिलेगा, फ्यूचर में जितना सी को एक्स्ट्रा रिजर्व मिलेगा, वो रिजर्व सी अपने कैपिटल में से निकाल के ए और बी को दे देगा। तो इस केस में जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस का बैलेंस ऐसे के ऐसी बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है सर, अभी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाय स्टूडेंट्स।